हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अ वेरी न्यू टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नेफ्रॉन। तो प्रीवियसली मैं आपको क्या पढ़ा चुकी हूँ, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको सबसे पहले एक्सप्लेन किए थे टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। क्या एक्सप्लेन किए थे मैंने आपको? टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, उसके बेसिस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया इनटू यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड अमोनोटेलिक। हमने ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कि नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, किस फॉर्म में। इस बेसिस पे हमने ये 3 क्लासिफिकेशन की है। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड इन पार्ट 2 अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है भाई, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेनली इंक्लूड होती है किडनीज, पेयर ऑफ किडनीज नंबर 1। सेकेंडली पेयर ऑफ यूरेटर्स, 2 यूरेटर होते हैं ना, तो पेयर ऑफ यूरेटर्स। थर्ड यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्टली व्हाट यू हैव सीन इज फोर्थ यूरेथ्रा। So these 4 structures were the part of human excretory system. अब मैंने आपको बोला था उसमें से इन तीनों के बारे में इतना सच आपको ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको डिटेल स्टडी करनी है वो करनी है अबाउट किडनी। अब हमने किडनी की डिटेल स्टडी करी भी थी, तो हमने उसमें क्या देखा था, हमने उसकी मॉर्फोलॉजी देखी थी कि भाई उसमें बाहर क्या होता है, कैप्सूल होता है। देन उसके बाद में उसमें आउटर साइड जो होता है, द आउटर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स, इनर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द मेड्यूला। मेड्यूला से अराइज होते हैं माइनर कैलिसेस ज्वाइन करके बनाते हैं मेजर कैलिस। मेजर कैलिक्स ओपन होता है एक ब्रॉड एरिया में जिसे हम बोलते हैं पेल्विस जो है वो नीचे जाके कंटिन्यू हो जाता है एज यूरेटर। और यहाँ पे जो ये रीजन होता है जहाँ से सारे के सारे नर्व्स, वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और उसके बाद में यूरेटर, लिम्फेटिक वेसल्स, जो भी स्ट्रक्चर किडनी के अंदर या बाहर जाते हैं उस एरिया को हम लोग बोलते हैं हाइलम। तो ये तो था पूरा का पूरा रिविजन कि हम ऑलरेडी क्या चीज़ें पढ़ चुके थे। अब नेफ्रॉन क्या होता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हम पढ़ रहे थे किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जब हम पढ़ रहे थे तो हमको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि भाई ये जो किडनी का अंदर का पार्ट है पूरा, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आउटर वाले को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, जो आउटर पार्ट है दैट इज द कॉर्टेक्स, एंड जो इनर पार्ट है जो इस ट्राइंगल शेप में है, जो ये पिरामिड्स के शेप में है, जैसे हम मेड्यूलरी पिरामिड्स बोलते हैं, जो ये ट्राइंगल के शेप में ये जो पार्ट है दिस इज द मेड्यूला पार्ट। तो ये इनर वाला पार्ट है, दिस इज द मेड्यूला पार्ट। ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। अब नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, कि किडनी काम कैसे कर पा रही है। तो किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी विच आर नोन एज नेफ्रॉन, जो हमें आज के टॉपिक में पढ़ना है। तो इन मेड्यूलरी पिरामिड्स के अंदर, इनसाइड दीज मेड्यूलरी पिरामिड्स, ईच मेड्यूलरी पिरामिड हैज अराउंड 1 लाख या 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। हर मेड्यूलरी पिरामिड के अंदर, सपोज इसमें मुझे कितने मेड्यूलरी पिरामिड्स दिख रहे हैं, मुझे इसके अंदर 7 मेड्यूलरी पिरामिड्स दिख रहे हैं। तो हर एक मेड्यूलरी पिरामिड्स के अंदर अराउंड 1 लाख फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं हम जिन्हें? नेफ्रॉन्स। तो जैसा कि मैं बात करूं लंग्स, आपने पढ़ा, तो लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या थी? लंग्स में वो क्या जगह थी जहाँ एक्चुअल डिफ्यूजन होता था, तो आप बोलोगे एल्वियोलाई। क्या बोलोगे आप मुझे? एल्वियोलाई। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट किडनी, तो किडनी के जो मेड्यूलरी पिरामिड्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं द नेफ्रॉन्स which are the structural and functional unit of kidney। and आज के इस वीडियो में हमें इन्हीं नेफ्रॉन्स के बारे में डिटेल स्टडी करना है। so what are nephrons? each kidney has nearly 1 million tubular nephron। हर किडनी के अंदर अराउंड 1 मिलियन ट्यूब्यूलर नेफ्रॉन्स होते हैं। हर किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? अराउंड 1 मिलियन ट्यूब्यूलर नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, नेफ्रॉन्स होते क्या हैं? नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी।
जो भी किडनी के स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट हैं उन्हें हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स. नाउ ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल. अब भाई हमें ये तो समझ में आ गया कि ठीक है किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे नेफ्रॉन, हर किडनी में ऑलमोस्ट 1 मिलियन है. अब अगर हम इन नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो आपको याद रखना होगा कि नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट होता है ग्लोमेरुलस एंड द सेकेंड इज द रीनल ट्यूब्यूल. सेकेंड इज द रीनल ट्यूब्यूल. एक डायग्राम मैं बनाती हूँ, आप उस डायग्राम को देखिएगा. कैसा होता है भाई डायग्राम, आप ये डायग्राम याद रख लो, एकदम सिंपल सा. पहले एक कप जैसा स्ट्रक्चर बनाओ, पहले एक कप टाइप का स्ट्रक्चर बना दो. बना दिया ये कप टाइप का स्ट्रक्चर. इसको थोड़ा यहाँ जिगजैग करो, इसको यहाँ एक्सटेंड करो. देन उसके बाद में नहीं, इसको यहाँ मत एक्सटेंड करो, इसको जिगजैग करो, इसको यहाँ एक्सटेंड करो. देन नीचे लेके आओ, देन यहाँ एक्सटेंड करो एंड फाइनली दिस. कुछ मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन. यही है एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर. और साथ साथ में मैं एक चीज और बना रही हूं, वो और देख लो यार. बस इतना सा मैंने बनाया और मैं बोल रही हूँ यही होता है नेफ्रॉन. बस इतना सा आप याद रख लो. तो ये तो बहुत ही आसान है. बोलोगे अरे है नेफ्रॉन, ये तो बड़ा इजी सा होता है. तो इजी ही होता है. जो मैंने द रेड पार्ट आई हैव ड्रॉन, the red part are the group of capillaries and this red group is referred to as glomerulus या glomeruli. क्या बोलते हैं उसको? glomerulus. तो जो पहला पार्ट होता है हमारे नेफ्रॉन का वो होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरी, कैपिलरीज का गुच्छा. ये जो आपको दिख रहा है ना रेड कलर से मैंने बनाया है, ये कुछ भी नहीं है, बस एक कैपिलरीज का बंडल है. टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस. क्या बोलते हैं? glomerulus. And the remaining white part I have drawn is the renal tubule part. Tubes दिख रहे हैं ना आपको बाकी के, तो these are the renal tubule part. So nephron के कितने पार्ट हो गए? Very easy. Nephron has 2 parts. A tuft of capillary जिसे हम क्या बोलते हैं? glomerulus. And second is the long tubular portion which are referred to as renal tubule. Which are referred to as रीनल ट्यूब्यूल. तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया. आप ये वाला डायग्राम याद रख सकते हो, नहीं तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है. आप देखो इसमें आपको रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज ग्लोमेरुलस एंड द रिमेनिंग येलो पार्ट इज द रीनल ट्यूब्यूल. तो 2 पार्ट हो गए नेफ्रॉन्स के. क्लियर हो गया? चलो ठीक है. अब हम ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल दोनों को डिटेल में एक एक करके डिटेल स्टडी करते हैं. ठीक है, तैयार हो? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो नहीं? बहुत ही बढ़िया. चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लोमेरुलस. तो क्या है भाई ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. बोला ना मैंने, क्या है ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस इज नथिंग बट द गुच्छा. भाई कैपिलरी है, उन्होंने आके बंडल बना लिया, उसी को हम बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस. फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियोल, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी. अब सुनो, देखो ग्लोमेरुलस के बारे में एक खास बात. जनरली कैपिलरीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं? अब इतना सारा पढ़ के आ चुके हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इतनी सी कहानी तो समझ में आने लगी थी सभी लोगों को कि कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं बिटवीन आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल, फिर यहाँ पे ये डिवाइड होता है इनटू फाइन ब्रांचेस एंड देन इट ड्रेन्स इनटू और फाइन ब्रांचेस और फिर फाइनली आ जाते हैं वेन्यूल्स. वेन्यूल्स तो मतलब बेसिकली ये होती है कैपिलरी, ये होती है हमारी कैपिलरी. तो हमको यहाँ से ये समझ में आया था कि एक जो कोई भी बॉडी में कैपिलरी होती है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन अ आर्टीरियोल एंड अ वेन्यूल. ठीक है, नॉर्मल बात थी ये तो. बट अगर हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस की, तो ग्लोमेरुलस में क्या डिफरेंट है? चलो देख लेते हैं क्या डिफरेंट है. ग्लोमेरुलस में ये डिफरेंट है कि ग्लोमेरुलस अराइज हुआ है फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ अ आर्टीरियोल. एक आर्टरी आती है जिसे हम बोलते हैं आर्टीरियोल ओरिजिनेट होता है, विच इज एफरेंट आर्टीरियोल. जो कि कौन सा आर्टीरियोल है? एफरेंट आर्टीरियोल. एफरेंट आर्टीरियोल आके डिवाइड होता है फाइन ब्रांचेस में एंड इट फॉर्म ग्लोमेरुलस. ये क्या बन गया? ग्लोमेरुलस.
एंड नाउ अब ये देखो आर्टीरियल हो गया, कैपिलरी हो गई, और अब जब यहाँ से ये वापस एग्जिट करता तो क्या बनना चाहिए था, वेन्यूल बनना चाहिए था। लेकिन ग्लोमेरुलस में वापस से जब ग्लोमेरुलस एग्जिट होता है तो इट डज नॉट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वेन्यूल, रादर यहाँ पर भी एक आर्टरी ही फॉर्म होती है जिसे हम बोलते हैं इफरेंट आर्टीरियल। क्या बोलते हैं जिसे हम, इफरेंट आर्टीरियल। तो आपको क्या समझ आया, आपको ये समझ आया कि जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस इज सिचुएटेड बिटवीन एफरेंट आर्टीरियल एंड इफरेंट आर्टीरियल। मतलब कि ग्लोमेरुलस हमारी बॉडी में एक ऐसे कैपिलरीज का टफ्ट है विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू आर्टीरियल्स। एक ऐसा कैपिलरी है जो दो आर्टीरियल्स के बीच में प्रेजेंट है। और नॉर्मली क्या होता है बॉडी में, सारी कैपिलरीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ऑल द अदर कैपिलरीज आर प्रेजेंट बिटवीन आर्टीरियल एंड वेन्यूल। लेकिन अगर हम ग्लोमेरुलस की बात कर रहे हैं तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू आर्टीरियल्स, दो आर्टीरियल्स के बीच में ही प्रेजेंट होता है हमारा ग्लोमेरुलस। तो आप ये वाला डायग्राम देखो, जो यहाँ से एक ब्रांच आ रही है ब्लड वेसल की, जो आपको इसमें एंटर होते हुए दिख रही है इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर में। सो दिस एंटरिंग ब्रांच, जो ब्रांच एंटर होती है, दिस इज द एफरेंट आर्टीरियल, एंड यहाँ पे फिर एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी बनता है, दिस इज ग्लोमेरुलस। एंड फाइनली जब यहाँ से एक ब्रांच एग्जिट होती है, सो दिस इज द इफरेंट आर्टीरियल, दिस इज द इफरेंट आर्टीरियल। समझ आई पूरी बात। सो ग्लोमेरुलस इज प्रेजेंट बिटवीन टू आर्टीरियल, एफरेंट आर्टीरियल आता है, डिवाइड होके बहुत सारा ग्लोमेरुलस बनाता है, एंड फाइनली इट एग्जिट्स एज इफरेंट आर्टीरियल। ओके, क्लियर। Blood from the glomerulus is carried away by an efferent arteriole। तो efferent arteriole से फॉर्म होता है glomerulus, एंड glomerulus से ब्लड को दूर अवे लेकर जाती है, दूर लेकर जाती है द efferent arteriole। इजी स्टोरी ना, बहुत इजी है, डायग्राम देख देख के समझोगे, सब कुछ बहुत आसान है। तो हमने दो पार्ट्स देखे थे नेफ्रॉन के। पहला पार्ट क्या था, ग्लोमेरुलस, जिसके बारे में हमने सारी कहानी पढ़ ली। हमें क्या पता होना चाहिए ग्लोमेरुलस के बारे में, कुछ नहीं होता, ग्लोमेरुलस सिर्फ कैपिलरीज का गुच्छा है। लेकिन इसमें खासियत ये है कि ये दूसरे कैपिलरीज की तरह एक आर्टीरियल और वेन्यूल के बीच में नहीं प्रेजेंट है, बल्कि ये दो आर्टीरियल्स के बीच में ही लाई करता है। तो जो आर्टरी से फॉर्म करती है ग्लोमेरुलस को, इट इज एफरेंट आर्टीरियल, और जो आर्टरीज इससे ब्लड को दूर लेकर जाती है, इट इज इफरेंट आर्टीरियल। क्लियर। चलिए बढ़िया। अब जब ग्लोमेरुलस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया है, तो नाउ लेट्स मूव टू रीनल ट्यूब्यूल। अब हम चलते हैं ट्यूब्यूलर पार्ट पे। तो जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था, अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम सॉरी, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हमने क्या पढ़ लिया भाई, हमने मैंने एक ऐसा डायग्राम बनाया था, मैंने यहाँ पे रेड कलर की कैपिलरीज बना दी थी। तो अभी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये रेड वाला पार्ट ऑलरेडी पढ़ा दिया है। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी दिस वाइट पार्ट विच इज रेफर्ड टू एज रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो अब इस रीनल ट्यूब्यूल को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको रीनल ट्यूब्यूल में क्या दिख रहा है बताओ आप मुझे। फर्स्टली जो आप देख पा रहे हो एक कप लाइक स्ट्रक्चर जो डबल वॉल्ड लेयर है, डबल मेम्ब्रेन है ना, जिसमें डबल वॉल है, एक आपको इंटरनल वॉल दिख रही है, एक एक्सटर्नल वॉल दिख रही है। तो सबसे पहले आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। So this double walled cup like structure is referred to as Bowman's capsule, ठीक है। तो इट बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक बोमेन्स कैप्सूल। तो मैंने अभी आपको यही समझाया, जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है कप लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ वाले डायग्राम में देखो आपको एक कप शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, कप शेप का, जिसमें कितनी वॉल है, दो वॉल है, दो वॉल वाला आपको एक कप शेपेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। सो दिस कप शेपेड स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल which encloses the glomerulus। तो भाई क्या दिख रहा है, ये कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल, इस टाइप का कुछ कैप्सूल है, और इसके अंदर क्या फिट है, इसके अंदर फिट है सारी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो इसके अंदर, इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर फिट है ग्लोमेरुलर्स, क्या फिट है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक है, समझ में आई कहानी। और आपको क्या दिखा, आपको ये दिखा कि ये जो बोमेन कैप्सूल है ये डबल वॉल है,
डबल वॉल। तो डबल वॉल में क्या होता है भाई, डबल वॉल का ये चक्कर है, जो इसकी इंटरनल वॉल होती है इसको हम लोग बोलते हैं विसरल एपिथेलियम एंड द आउटर वॉल इज नोन एज पेराइटल एपिथेलियम। तो कहीं पे भी जो लेयर अंदर की तरफ होती है, जैसे हमने विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा पढ़ा था इन लंग्स, उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो इंटरनल लेयर जो है इट इज नोन एज visceral epithelium and the outer layer is known as parietal epithelium. It is known as parietal epithelium. समझ आई कहानी आपको? तो भाई ठीक है, ये होता है बोमेन कैप्सूल। अब ये स्ट्रक्चर को तो बोमेन कैप्सूल कहते हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो बोमेन कैप्सूल के अंदर हमारी ग्लोमेरुलस भी है। कैप्सूल तो ये अकेले सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर बोमेन कैप्सूल के अंदर glomerulus भी present है, when Bowman capsule and glomerulus are together, present together, then the structure is known as Malpighian body or the renal capsule. Important है ये, हर साल alternate year में नीट एग्जाम्स में पूछा जाता है। और क्यों पूछा जाता है, क्यों important है, अभी आपको बताती हूँ मैं। सॉरी। तो भाई आपको क्या समझ में आया, ग्लोमेरुलस और इस बोमेन कैप्सूल को अगर आप मिला लो, द ग्लोमेरुलस एंड द बोमेन कैप्सूल दे टुगेदर रेफर टू एज मैल्फिजियन बॉडी। इनको हम साथ में मिला के क्या बोलते हैं, इनको हम साथ में मिला के बोलते हैं मैल्फिजियन बॉडी और द रीनल कॉप्सल। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, ये क्वेश्चन हर साल अल्टरनेट ईयर्स नीट एग्जाम में आता है, ये इसीलिए आता है बिकॉज जनरली कंफ्यूज होते हैं हम यहाँ पे मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स से। किससे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। अब जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंस क्या है, और जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, उनको मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स और मैल्फिजियन बॉडी एक ही चीज लग रही होगी। तो भैया ये जो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स थे ये क्या थे, दीज वर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स थे दीज वर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। तो इंसेक्ट या आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसे हम बोलते हैं मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, जैसे कॉकरोच के अंदर। और अगर हम बात करते हैं मैल्फिजियन बॉडी तो इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में इस बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिलाकर एक साथ बोला जाता है मैल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉप्सल। समझ आया? तो पहला ट्यूब्यूलर पार्ट आपको क्लियर हो गया, इट इज द बोमेन कैप्सूल, 2 लेयर का बना होता है। इंटरनल लेयर को बोलते हो विसरल एपिथेलियम, आउटर को बोलते हो पेराइटल एपिथेलियम। अगर बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलर दोनों को साथ में कुछ बोलना है तो हम उसे बोलते हैं, टर्म दिया गया, इट इज मैल्फिजियन बॉडी और द रीनल कॉप्सल। मैल्फिजियन बॉडी मैल्फिजियन ट्यूब्यूल से डिफरेंट है। ओके, इतनी सारी बातें हमने अभी डिस्कस करी। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अबाउट द रीनल ट्यूब्यूल्स। हमने ग्लोमेरुलस डिस्कस करा, अबाउट नेफ्रॉन हम सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहे थे, दैट इज रीनल ट्यूब्यूल। And in renal tubule we have studied everything about this Bowman capsule। जो पहला पार्ट दिख रहा था हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, दिस फोल्डेड पार्ट। जो ये सेकेंड पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो फोल्डेड पार्ट, ये क्या होता है? सो दिस फोल्डेड पार्ट is a tubule which is known as proximal convoluted tubule, which is known as proximal convoluted tubule, PCT। तो जस्ट आफ्टर बोमेन कैप्सूल जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीसीटी। एंड पीसीटी क्या करता है, पीसीटी जो होता है उसमें बहुत सारे मेनली जो मेन मिनरल अब्जॉर्प्शन होते हैं, जो नेफ्रॉन से सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल्स का जो अब्जॉर्प्शन होता है, वो मेन प्रोसेस जो 70 to 80% होता है पीसीटी से। किससे होता है? पीसीटी से। तो सबसे पहला पार्ट हो गया बोमेन कैप्सूल, सेकेंड पार्ट कौन सा हो गया? पीसीटी, दैट इज proximal convoluted tubule। आफ्टर कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आपको एक बड़ी सी ऐसे हेयर पिन शेप की एक लूप दिख रही होगी, दिख रही है कि नहीं? ऐसे करके एक बढ़िया यू शेप की बड़ी सी हेयर पिन टाइप की एक लूप दिख रही है। सो दिस लूप इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट पार्ट जो प्रेजेंट होता है इट इज लूप ऑफ हेनले और द हेनलेज लूप। अब हेनले कौन है? साइंटिस्ट है, उन्होंने ढूंढा था, इसलिए लूप ऑफ हेनले। ओके, तो सबसे पहले बोमेन कैप्सूल, देन पीसीटी, देन बड़ी सी लूप, इट इज नोन एज हेनलीज लूप। आफ्टर हेनलीज लूप देयर इज अगेन अ फोल्डेड डक्ट व्हिच इज नोन एज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो जो पहले थे फोल्ड्स दैट आर नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, और जो बाद में लाई करता है कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज द
distal convoluted tubule. It is DCT. It is distal convoluted tubule, DCT. तो कितने पार्ट हो गए अभी तक रीनल ट्यूब्यूल के? फर्स्टली वी हैव बोमेन कैप्सूल, देन पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले एंड देन डीसीटी. ठीक है, इतना याद हुआ, समझ में आया? वेरी गुड. नाउ Henle's loop is a hairpin shaped. It has descending and ascending limb. अब थोड़ा थोड़ा अगर हम सबके बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो पीसीटी के बारे में तो मैंने आपको सिंपल कहानी बताई कि भाई मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो पीसीटी से होता है. अब आ जाओ लूप ऑफ हेनले पे. तो लूप ऑफ हेनले का अगर आप देखो तो लूप ऑफ हेनले की एक ब्रांच नीचे जा रही है और फिर एक ब्रांच ऊपर आ रही है. तो हेयरपिन शेप की है, यूपिन होती है ना, वैसे हेयरपिन शेप की है ये. अब हेयरपिन शेप की है तो इसमें जो ब्रांच नीचे की तरफ आ रही है, दिस इज, क्या बोलोगे इसको, बोलो जल्दी से. दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. ये डिसेंडिंग लिम्ब है, नीचे की तरफ आ रही है, तो दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब. एंड द लिम्ब विच इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, जो इस साइड इस डायरेक्शन में है, जो ऊपर की तरफ जा रही है, दिस इज असेंडिंग लिम्ब. दिस इज असेंडिंग लिम्ब. तो क्या याद रखना है आपको, जो लूप ऑफ हेनले होती है या हेनलीज लूप होती है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द डिसेंडिंग एंड द असेंडिंग लिम्ब्स. जो पार्ट नीचे की तरफ आ रहा है दिस दैट इज द डिसेंडिंग लिम्ब, और फिर जो नीचे से फोल्ड होकर ऊपर की तरफ जा रहा है इट इज द असेंडिंग लिम्ब. ठीक है, समझ आई कहानी? तो लूप ऑफ हेनली के दो पार्ट्स होते हैं, द असेंडिंग लिम्ब एंड द डिसेंडिंग लिम्ब. आफ्टर दैट वी हैव डीसीटी. तो डीसीटी कहाँ पे आएगा? DCT is present after the ascending limb of loop of Henle. Ascending limb के बाद का जो पार्ट है it is DCT. तो DCT of many nephron opens into collecting duct. अब तीन चार पार्ट तो आपने पढ़ लिए थे. अब क्या होता है, कई सारे नेफ्रॉन की DCT, ये तो एक नेफ्रॉन है, ऐसे 1 मिलियन नेफ्रॉन है हर एक किडनी में, तो ऐसे 2-3-4 नेफ्रॉन मिल जाते हैं और उनका जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है इट ओपन्स इनटू अ कॉमन डक्ट विच इज नोन एज द, लास्ट में ये जो डक्ट प्रेजेंट है इट इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट. तो आप कलेक्टिंग डक्ट में देखो एक नेफ्रॉन ये ओपन हो रहा है, एक यहाँ ओपन हुआ होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ ओपन हुआ होगा, एक यहाँ, एक ये ओपन हो ही रहा है, एक यहाँ हुआ होगा, एक यहाँ हुआ होगा. तो आपको ऐसे ये चीज़ रियलाइज होना चाहिए कि कलेक्टिंग डक्ट जो है वो हर एक नेफ्रॉन की सेपरेट नहीं होती है. Collecting duct is a common structure for 4 to 5 nephrons. 4 से 5 नेफ्रॉन मिलकर एक ही कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाते हैं. तो कलेक्टिंग डक्ट कैन बी कॉमन फॉर 4 to 5 नेफ्रॉन्स. बाकी अगर हम बात करें अगर बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, दिस 4-5 स्ट्रक्चर विल बी सेपरेट फॉर ईच नेफ्रॉन. हर नेफ्रॉन का अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होगा फॉर बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी. ये स्ट्रक्चर्स कॉमन नहीं होंगे बिटवीन एनी टू नेफ्रॉन्स, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट कुड बी कॉमन बिटवीन 4 to 5 नेफ्रॉन्स. फाइनली सारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो डीसीटी के थ्रू ड्रेन होते हैं इनटू कलेक्टिंग डक्ट. समझ आई पूरी कहानी? तो चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं कहानी को. क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि जो नेफ्रॉन होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल. अगर हम ग्लोमेरुलस की बात करते हैं तो टफ कैपिलरी होता है, दो आर्टीरियोल के बीच में प्रेजेंट होता है, एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल. देन हमने पढ़ा रीनल ट्यूब्यूल. तो रीनल ट्यूब्यूल के कितने पार्ट होते हैं? सबसे पहले होता है बोमेन कैप्सूल, डबल लेयर थिक होता है, और उसके अगर हम ग्लोमेरुलस के साथ इंक्लूड कर लें तो हम उसे बोलते हैं मैल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉप्सल. सेकेंड पार्ट होता है पीसीटी. सेकेंड पार्ट कौन सा होता है? पीसीटी होता है. थर्ड पार्ट कौन सा होता है? लूप ऑफ हेनले होता है, जिसके दो पार्ट होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब एंड द असेंडिंग लिम्ब. देन होता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड 4-5 नेफ्रॉन के डीसीटी ओपन होते हैं इनटू अ कॉमन कलेक्टिंग डक्ट, इनटू अ कॉमन कलेक्टिंग डक्ट. सो क्या क्या पार्ट हो गए ट्यूब्यूल्स के? बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, एंड लास्टली कलेक्टिंग डक्ट. ओके. So, collecting duct extends from cortex to inner part of the medulla. They cover and open into the renal pelvis through medullary pyramids in the calyces. अब भाई ये जो collecting duct है, collecting duct extend करती है कहाँ से कहाँ तक? It extends up to the cortex, from cortex up to the inner part of the medulla. अभी हमने ये पढ़ा कि जो भी नेफ्रॉन होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं इनटू दीज मेड्यूलरी पिरामिड्स. ये जो भी मेड्यूलरी पिरामिड्स होते हैं सारे नेफ्रॉन इनमें प्रेजेंट होते हैं.
लेकिन लेट मी टेल यू, जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट की लेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि इट में एक्सटेंड अप टू द कॉर्टेक्स। जो कलेक्टिंग डक्ट होता है वो कॉर्टेक्स से लेके मेड्यूला के एंड तक, जो ये मेड्यूलरी पिरामिड है उसके एंड तक एक्सटेंड करते हैं। सो सपोज ये एक मेड्यूलरी पिरामिड है, तो ऐसे करके हर एक नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट यहाँ से लेके इस एंड पॉइंट तक आता है, जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो पॉइंट ओपन होता है इनटू कैलिसिस, इनटू माइनर कैलिसिस। तो आपको कलेक्टिंग डक्ट के बारे में ये बात याद रखनी है कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेड्यूला। पूरे कॉर्टेक्स से लेके मेड्यूला तक कौन सा पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एक्सटेंड करता है? सो कलेक्टिंग डक्ट्स आर द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विच एक्सटेंड फ्रॉम cortex up to the medulla and they finally open into renal calyces। किसमें ओपन होते हैं वो? renal calyces। सो यहाँ पे जो गैप होता है, जो बहुत ही माइनर स्पेसेस होते हैं, उसे हम बोलते हैं माइनर कैलिसेस, एंड देन माइनर कैलिसेस विल जॉइन टू फॉर्म मेजर कैलिसेस। ठीक है, समझ आई कहानी? मैल्फिजियन बॉडी, पीसीटी एंड डीसीटी आर सिचुएटेड इन रीनल कॉर्टेक्स। तो भाई अब अगर हम बात करते हैं किसी एक नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन की मैल्फिजियन बॉडी, जिसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? ग्लोमेरुलाई एंड बोमेन कैप्सूल, देन पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डीसीटी। ये तीनों पार्ट, these three parts of any nephron, they are situated in the cortex। ये situated होते हैं कॉर्टेक्स में। अब हाथों को तो समझ ही नहीं आ रहा है, हैरान परेशान हुए बैठे हैं कि चल क्या रहा है यार, कुछ कॉर्टेक्स में है, कुछ मेड्यूला में है, अब मैं क्या करूं, मैं क्या याद रखूं, क्या ना रखूं। देखो आप तो ये वाला डायग्राम देखो, आप अगर ये डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मत देखो आप तो मेरा डायग्राम देख लो। ये एक मेड्यूलरी पिरामिड है। अब मेड्यूलरी पिरामिड है, ठीक है, लेकिन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आप देखो एक रफ स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, तो आपको ये ऊपर जो कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द बोमेन कैप्सूल, और यहाँ पे प्रेजेंट होगी ग्लोमेरुलाई, देन दिस स्ट्रक्चर इज द पीसीटी एंड दिस स्ट्रक्चर इज डीसीटी। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो पीसीटी, डीसीटी एंड बोमेन कैप्सूल, ये एक लेवल पे होते हैं, और उसके बाद में लूप ऑफ हेनली और कलेक्टिंग डक्ट, दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो थोड़े लंबे होते हैं, तो नीचे तक एक्सटेंड करते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मैल्फिजियन बॉडी, पीसीटी एंड डीसीटी, ये जो तीन स्ट्रक्चर हैं, दीज थ्री स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन। ये तीन स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दीज थ्री स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स ऊपर वाले पार्ट में होते हैं। ओके, लूप ऑफ हेनली डिप्स इनटू मेड्यूला। तो ये जो तीन स्ट्रक्चर आपने देखे, मैल्फिजियन बॉडी, द पीसीटी एंड द डीसीटी, दे लाई वेयर दे लाई इन द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में लाई करते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट लूप ऑफ हेनली एंड कलेक्टिंग डक्ट, दे एक्सटेंड इनटू द मेड्यूला। वो मेड्यूला के अंदर तक जाते हैं बिकॉज उनकी लेंथ ज़्यादा होती है। वहीं पीसीटी, डीसीटी और मैल्फिजियन बॉडी, दे सिंपली लाई इन द कॉर्टिकल रीजन। अब इसी के बेसिस पे, ये जो बात अभी आपने पढ़ी, इसी के बेसिस पर हमारे पास दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। उसके पहले कुछ और बातें देख लेते हैं। द इफरेंट आर्टीरियल एमर्जिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस फॉर्म्स अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क दैट इज पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल्स। अब देखो क्या हो रहा था भाई, आपने ग्लोमेरुलस पढ़ी थी। ग्लोमेरुलस क्या था? एफरेंट आर्टीरियल आया। आपने ग्लोमेरुलस के बारे में क्या पढ़ा था? एफरेंट आर्टीरियल आया। एफरेंट आर्टीरियल ने टफ कैपिलरी बनाया और यहाँ से निकल गया। सो ये था एफरेंट आर्टीरियल और ये था इफरेंट आर्टीरियल। अब जो ये इफरेंट आर्टीरियल होता है, ये इफरेंट आर्टीरियल फर्दर कंटिन्यू हो जाता है इनटू सम ब्रांचेस, फर्दर कैपिलरी में कंटिन्यू हो जाता है। तो ये कैसा है भाई? सबसे पहले आर्टीरियल, कैपिलरी, आर्टीरियल एंड देन अगेन कैपिलरी। क्या हो रहा है भाई, कैसा है ये सिस्टम? सबसे पहले एक आर्टीरियल प्रेजेंट है, एफरेंट आर्टीरियल, फिर ग्लोमेरुलस, कैपिलरी, then efferent arteriole and then again it continue into capillary।
सो इफरेंट आर्टीरियोल से जो भी कैपिलरीज अराइज होती हैं उनको हम बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। क्या बोलते हैं उन्हें हम? पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। तो ये पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो ये हमारा ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस में से जो यहाँ एंटर हुआ है, जो ये वाला पार्ट है, दिस इज एफरेंट। जो ये वाला पार्ट है, दिस इज इफरेंट। अब इफरेंट आर्टीरियल को अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये पूरा ऐसे एक्सटेंड हो रहा है और हमारे पूरे के पूरे रीनल ट्यूब्यूल के आसपास में पूरे अपनी वेसल्स को एक्सटेंड कर दे रहा है। देख रहा है ना आपको? तो जो इफरेंट आर्टीरियल है वो फर्दर एमर्ज हो रहा है एज कैपिलरीज एंड इट इज जस्ट कवरिंग होल ऑफ द रीनल पार्ट, होल ऑफ द ट्यूब्यूलर पार्ट। जितना भी ट्यूब्यूलर पार्ट है उसको पूरे को कवर कर ले रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पूरे ट्यूब्यूलर पार्ट को कवर कर ले रहा है। अब इसमें से ये जो ट्यूब्यूलर पार्ट को कवर करता हुआ ये पार्ट है इफरेंट आर्टीरियल का, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। क्या बोलते हैं? पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। अब सुनो ध्यान से, जो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी का एक पार्ट होता है जो यहाँ पे टर्न हो रहा है, द टर्न, जो हमारे लूप ऑफ हेनली के साथ साथ टर्न हो रहा है, पार्ट ऑफ द पेरीट्यूब्यूलर। ध्यान से सुनो, जो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज का पार्ट है और जो लूप ऑफ हेनली के साथ साथ एक ऐसा यू शेप फॉर्म कर रहा है, दिस पार्ट ऑफ पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी आर नोन एज वासा रेक्टा। इट इज नोन एज वासा रेक्टा। तो अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क, कौन से नेटवर्क की बात हो रही है यहाँ पे? पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज की बात हो रही है। रन्स पैरेलल टू द हेनली लूप, हेनली के लूप के साथ साथ में चलता है एंड इट फॉर्म अ यू शेपेड वासा रेक्टा, और यू शेप का वासा रेक्टा की फॉर्मेशन करता है। समझ आया? तो इन शॉर्ट कहानी ये है कि जो भी भाई हमारा ग्लोमेरुलस था, तो ग्लोमेरुलस से जो एग्जिट हुई थी आर्टरी, इट इज द एफरेंट आर्टीरियल। एफरेंट आर्टीरियल फर्दर डिवाइड हो जाता है इनटू पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी की एक ब्रांच लूप ऑफ हेनली के साथ साथ चलती है जिसे हम बोल देते हैं वासा रेक्टा। क्या बोल देते हैं? जिसे हम वासा रेक्टा। ओके, क्लियर, बढ़िया। नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन। तो हमने सब कुछ पढ़ा नेफ्रॉन के बारे में। अब हम फाइनली देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। सो वी हैव टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन। किस बेसिस में ये टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन देख लेते हैं। पहला वी हैव कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड सेकेंड वी हैव जक्स्टामेड्युलरी नेफ्रॉन। तो अब यहाँ 85% और यहाँ 15% क्यों मेंशन है? बिकॉज अगर हम अपने बॉडी की बात करें तो वी हैव मेजॉरिटी ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। हमारी बॉडी में जो ज़्यादा परसेंटेज है वो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का एंड वेरी लेस जक्स्टामेड्युलरी नेफ्रॉन। तो जक्स्टामेड्युलरी नेफ्रॉन बहुत ही कम होते हैं। ज़्यादातर कौन से नेफ्रॉन्स हैं हमारी बॉडी में? वी हैव कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स मोर इन नंबर। अब भाई डिफरेंस क्या है? तो चलो देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। इन दिस द हेनली लूप इज शॉर्ट एंड एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेड्यूला। सारा का सारा खेल है लूप ऑफ हेनली का। अगर लूप ऑफ हेनली बहुत लॉन्ग होगा तो बताओ कहाँ जाएगा? अगर लूप ऑफ हेनली बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो इट विल एक्सटेंड डीपली इनटू द मेड्यूला, है ना? ये जो है ये पूरा लूप ऑफ हेनली है। लो, ये पूरा लूप ऑफ हेनली है। ये डीसीटी हो गया, ये पीसीटी हो गया, यहाँ बोमेन कैप्सूल हो गया एंड देन यहाँ कलेक्टिंग डक्ट हो गया। तो अगर लूप ऑफ हेनली की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो इट विल एक्सटेंड डीप इनटू द मेड्यूला। लेकिन वहीं इसके ऑपोजिट केस देखो, अगर लूप ऑफ हेनली की लेंथ बहुत कम है तो फिर ये डीसीटी हो गया, ये पीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनली, अरे क्या हो गया, ये गंदा ही हो गया। रुको एक सेकेंड आप ठीक है। ये अब दूसरा वाला केस क्या डिस्कस कर रहे हैं भाई? दूसरा वाला केस हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अब की बार जो लूप ऑफ हेनले है उसकी लेंथ इतनी बड़ी नहीं है, उसकी लेंथ छोटी है। तो भाई इसी बेसिस पर हमने दो टाइप के नेफ्रॉन्स का क्लासिफिकेशन किया है। पहले हो गए कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, मतलब मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन लाई इन द कॉर्टेक्स रीजन, लाई इन द कॉर्टेक्स रीजन।
तो अगर आप देखो जब लूप ऑफ हेनली की लेंथ शॉर्ट है, सो ऑल द ट्यूब्यूल्स लाइक बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनली दे विल मैक्सिमली लाई इन द कॉर्टिकल रीजन। तो क्या होते हैं भाई कॉर्टिकल नेफ्रॉन? इन दिस द हेनली लूप इज शॉर्ट होती है एंड एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेड्यूला। मेड्यूला में बहुत छोटे से डिस्टेंस के लिए वो जाती है। Vasa recta is absent or highly reduced. What you need to learn is this point कि अगर हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर वासा रेक्टा या तो होगा ही नहीं, और अगर होगा तो उसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होगी, लेंथ उसकी शॉर्ट होती है। ठीक है, इजी है ना? चलो बढ़िया। अब सेकंड देख लेते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। तो भाई जक्स्टा मेड्यूलरी नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ क्या होगा? द हेनली लूप इज लॉन्ग। यहाँ पे हेनली लूप की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, और जब हेनली लूप की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो इट विल रन डीप इनटू द मेड्यूला। अब जब लेंथ ज़्यादा है तो मेड्यूला में अंधेर नीचे तक एक्सटेंड करेगा लूप ऑफ हेनली एंड वासा रेक्टा विल बी प्रेजेंट। तो वासा रेक्टा क्या होता था? यही तो नहीं भूल गए, याद है ना? क्या होता था वासा रेक्टा? वासा रेक्टा वॉज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी, जो जहाँ किसके पैरेलल रन करती थी? विच रन पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले, जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलली रन करती है। उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? हम बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं हम लोग? वासा रेक्टा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलो बढ़िया। तो हमने देखे दो टाइप के नेफ्रॉन, द कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड द जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन लाई करते हैं कॉर्टिकल रीजन में एंड द जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन लाई डीप, हेनलीज लूप विल लाई डीप इनटू द कॉर्टेक्स। यहाँ पे छोटी होती है लूप ऑफ हेनली एंड यहाँ पे बड़ी होती है। यहाँ पे वासा रेक्टा रिड्यूस होगा, हाईली या फिर एब्सेंट होगा, यहाँ पे वासा रेक्टा प्रॉपरली प्रेजेंट होगा। ओके, समझ आ गई पूरी कहानी? सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट नेफ्रॉन, जिसमें हमने क्या पढ़ा? रिवाइज कर लेते हैं। दो पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के, दो पार्ट होते हैं, द ग्लोमेरुलाई एंड द रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलाई क्या होता है भाई? एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियल के बीच में टफ कैपिलरी होता है। ट्यूब्यूल्स की बात कर लें तो पहले होता है बोमेन कैप्सूल, देन पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी एंड लास्टली द कलेक्टिंग डक्ट। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा कि एफरेंट आर्टीरियल से एक फाइन ब्रांच निकलती है जिसे हम पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी बोलते हैं। पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी की एक ब्रांच जो हेनली लूप के साथ साथ चलती है उसे हम बोलते हैं वासा रेक्टा। और हमने क्या देखा बाकी? फिर हमने लास्ट ही देखे टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन, द कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड द जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। ओके, so this is everything about the structural and functional unit of kidney that are nephrons। तो अगर नेफ्रॉन में कोई भी डाउट है तो भैया पूछ लेना, क्योंकि नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेफ्रॉन ही नहीं पता तो अब आगे की कहानी कैसे पता होगी? यूरिन फॉर्मेशन कैसे सीखोगे? तो इसीलिए नेफ्रॉन का कंसेप्ट समझना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, समझ आ गया? कोई डाउट हो तो फटाफट से पूछ लेना। सबको समझ आ गया, मज़ा आ गया, अच्छा भी लगा और सब कुछ ही अच्छा ही लग रहा है तुम्हें तो जल्दी से वीडियो को कर देना लाइक और सब अकेडमी को कर लेना सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।